सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है राजा का कर्तव्य। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। एक राजा का प्रथम कर्तव्य होता है कि वह राज्य पर शासन के साथ-साथ अपनी प्रजा की भलाई के लिए भी कार्य करे और जनता की देखभाल व सहायता आदि में भी सहयोग करे। प्रस्तुत पाठ में इसी कर्तव्य को दर्शाया गया है। उत्तर भारत में एक राजा था। उत्तर भारत में एक राजा थे जिनका नाम वीर प्रताप सिंह था। वे अपने सद्गुणों के कारण न केवल अपने राज्य बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी विख्यात थे। उनका नेक, विनम्र स्वभाव तथा प्रजा के प्रति प्रेम सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। राजा की पत्नी रानी प्रियवंदा सर्वगुण संपन्न स्त्री थी। राजा और रानी दोनों अपनी प्रजा को अपना परिवार समझते थे। तो हम क्या देखते हैं कि उत्तर भारत में एक राजा थे जिनका नाम क्या था? वीर प्रताप सिंह था। और वो कैसे थे? बहुत ही अच्छे थे, उनमें सद्गुण थे। तो जिसके कारण वो अपने राज्य में नहीं बल्कि उनके जो पड़ोस के राज्य थे वहां पे भी बहुत प्रसिद्ध थे। वो कैसे थे? नेक, विनम्र स्वभाव तथा प्रजा के प्रति प्रेम सबको और अपनी ओर मतलब आकर्षित कर लेते थे इन सब गुणों के कारण। और जो उनकी पत्नी थी प्रियवंदा, वो भी सर्वगुण संपन्न थी। तो दोनों राजा रानी जो थे वो अपनी प्रजा को अपना परिवार मानते थे। एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। लगातार 2 वर्षों तक पानी की एक बूंद तो क्या, बादलों बादलों ने भी दर्शन ना दिए। राज्य में फसल ना उगी। लोग अन्न के दाने के लिए तरसने लगे। सारे राज्य में हाहाकार मच गया था। प्रजा की ऐसी दशा देखकर राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर राज्य के अन्न भंडारों को खुलवाने का आदेश दिया। कहीं कोई भूखा या अन्न लेने से वंचित न रह जाए, इसलिए स्वयं अन्न वितरण की निगरानी करने का निश्चय किया। तो हम क्या देखते हैं कि एक दिन राजा के नगर में एक भीषण अकाल आ जाता है कि एक बूंद मतलब 2 वर्षों से एक बूंद पानी भी नहीं बरसता, यानी कि बारिश नहीं होती। तो वहां के जो लोग हैं वो पानी के लिए तरस जाते हैं। अब पानी नहीं होगा तो खेती कैसे होगी? तो खेती के कारण उनके पास कोई अनाज भी नहीं होता। इसलिए राजा अपनी प्रजा की ये हालत देख के क्या सोचते हैं कि मंत्रियों को बुलवाकर वो अन्न भंडार को खोलने का निश्चय लेते हैं और कोई भूखा ना रह जाए या फिर किसी को अन्न ना मिले। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि अन्न बांटने की जो प्रक्रिया है वो अपने सामने ही करवाते हैं। फिर क्या था? अन्न भंडार के खुलने की खबर आग की तरह फैल गई। सुबह से लोगों की भीड़ जमा होने लगती। राजा के कर्मचारी सुबह से शाम तक लोगों को अन्न बांटते। प्रजा राजा को दुआ देती, न थकती। लोगों को खुश देखकर राजा भी फूले ना समाते। वे अपने राजा होने के धर्म का भली प्रकार निर्वाह कर रहे थे। फिर जैसे ही ये खबर फैलती है कि अन्न भंडार खुलने वाला है तो लोग भीड़ इकट्ठा करने लग जाते थे। तो राजा क्या करते थे? अपने कर्मचारियों से सुबह से शाम तक अन्न बंटवाते थे और लोग राजा को दुआ देते थे। तो राजा जो अपना कर्तव्य है वो अपने अच्छे से पूरा करते थे। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन सूर्यास्त होने वाला था। राज्य कर्मचारी अन्न वितरण का कार्य संपन्न करके जाने ही वाले थे। एक बहुत बूढ़ा और कमजोर आदमी अपने नन्हे पोते के साथ धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास आया और उनसे अन्न देने की प्रार्थना करने लगा। राज्य कर्मचारियों ने कहा कि अब उनके काम का समय समाप्त हो चुका है, अतः कल आना। यह सुनते ही बूढ़ा चक्कर खाकर गिर पड़ा। बूढ़े के पोते ने बताया कि वे दोनों 3 दिनों से भूखे हैं, इसलिए यदि उन्हें थोड़ा अनाज मिल जाएगा तो उनकी बड़ी कृपा होगी। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ दिनों तक यही प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन एक दिन क्या होता है, शाम हो जाती है। तो उनके दरबार में एक बूढ़ा आदमी और उसका पोता आते हैं।
तो कर्मचारी जो है वो उसको क्या बोल देते हैं कि अब शाम का समय हो गया है, यानी कि हमारा काम करने का समय समाप्त हो गया है, तो तुम कल आना। तो ये सुनकर जो बूढ़ा आदमी है वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। तो उसका पोता बताता है कि हमने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो इसलिए वो बहुत ही कमज़ोर पड़ गए हैं, और अगर उन्हें थोड़ा अनाज मिल जाता तो बहुत ही कृपा होती। बूढ़े की ऐसी हालत देखकर राज्य कर्मचारियों को दया आ गई। उन्होंने सारे अनाज की गठरी बांधकर बूढ़े को दे दी और चले गए। बूढ़ा अन्न पाकर बहुत खुश हुआ। उसने राजा और उन कर्मचारियों को दिल से आशीर्वाद दिया। अपने बुढ़ापे और कमजोरी के कारण वो अनाज की वह भारी गठरी नहीं उठा सकता था, अतः सहायता के लिए इधर-उधर दृष्टि दौड़ाने लगा। फिर हम क्या देखते हैं कि अब बूढ़े आदमी को देखकर जो कर्मचारी है वो दया खाने लगते हैं। तो दया के चक्कर में वो क्या करते हैं कि अन्न की गठरी उस बूढ़े आदमी को दे देते हैं, लेकिन वो इतना कमजोर होता है कि उस गठरी को अपने घर तक नहीं ले जा सकता। तो वो मदद के लिए इधर-उधर देखता है। राजा वीर प्रताप सिंह अपने महल की खिड़की से यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने राजसी वस्त्र उतारे और एक साधारण मनुष्य के वेश में उस बूढ़े के पास जा पहुंचे। उन्होंने बूढ़े को सहारा देकर उनकी गठरी उठाई और घर तक पहुंचाने चल दिए। तो हम क्या देखते हैं कि ये सारा दृश्य जो राजा वीर प्रताप सिंह है वो अपने महल की खिड़की से देख रहे होते हैं। तो जैसे ही वो देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी वो अनाज की गठरी नहीं उठा पा रहा, तो इसलिए वो अपने वस्त्र उतारते हैं और फिर साधारण मनुष्य के वस्त्र पहनकर उस बूढ़े आदमी के पास चले जाते हैं और फिर उसकी मदद करते हैं। अंधकार के कारण रास्ते में कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। घर के नजदीक पहुंचते ही एक पड़ोसी ने उन्हें पहचान लिया। उसने बूढ़े व्यक्ति के कान में कहा, अरे, जो तुम्हारी गठरी उठाकर लाए हैं वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे तो हमारे पालनहार राजा वीर प्रताप सिंह हैं। फिर हम क्या देखते हैं, अंधेरे के कारण रास्ते में राजा को कोई पहचान नहीं पाता, लेकिन एक व्यक्ति उन्हें पहचान लेता है। तो वो क्या करता है, वो व्यक्ति बूढ़े के कान में जाके बोलता है कि जो तुम्हारी गठरी उठाकर ला रहे हैं वो हमारे पालनहार हैं, यानी कि वो कौन है, उनके राजा हैं। यह सुनते ही बूढ़ा राजा के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। राजा ने उन्हें उठाकर गले लगाया और कहा, राजा केवल राज्य करने या प्रजा पर शासन करने के लिए ही नहीं होता, वह तो प्रजा के लिए पिता समान होता है। इसलिए उनके सुख दुख में उनकी सहायता करना तथा उनकी देखभाल करना उसका प्रथम कर्तव्य होता है। राजा के ऐसे मृदु वचनों को सुनकर बूढ़े की आंखें भर आई। उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। सच है, व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है, ना कि पद से। फिर हम अंत में क्या देखते हैं, जब बूढ़ा सुनता है कि वो तो राजा है, तो जाकर उनके चरणों में गिर जाता है। तो राजा उसे उठाते हैं और गले से लगाते हैं। तो यही बोलते हैं कि राजा केवल शासन करने के लिए नहीं होता, बल्कि अपनी प्रजा को बेटा मतलब अपने परिवार जैसा मानना चाहिए, तभी वो राजा कहलाता है। तो हम चित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से राजा जो है वो इस पूरे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।